अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से। उसका जनरल मैकेनिज्म 2 स्टेप का लास्ट टाइम मैंने आपको बड़ा डिटेल्ड और बड़ा यानी गहराई में जाके तफसीलन स्टेप बाय स्टेप सारा समझाया है। अब बिल्कुल उसी 2 स्टेप मैकेनिज्म के तहत आगे एग्जाम्पल्स कुछ आ रही हैं जिसमें वो आपको बताने लगा है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर हाइड्रोजन का एक एटम हटा के उसकी जगह कोई दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट किया जाए तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के कहते हैं। तो उसमें उसने एग्जांपल्स दिए हैं कि मसलन हेलोजिनेशन में वो आपको हेलोजन का एटम रिप्लेस करके दिखाएगा हाइड्रोजन की जगह पे रिंग के ऊपर। नाइट्रेशन में वो आपको नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करके दिखाएगा बेंजीन के रिंग पे हाइड्रोजन की जगह पे। सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो बेंजीन के रिंग के ऊपर हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाएगा। जैसा कि आपने पीछे अगर पिछला लेक्चर गौर से सुना है तो आपने एक चीज नोट की होगी कि पहले पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, पैदा होता है, और वो फिर अगले मरले में बेंजीन के रिंग पे अटैक करता है। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के रिंग पे जाके हाइड्रोजन की जगह लेनी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं। तो अब उसमें जो पहली एग्जांपल उसने दी है वो है हेलोजिनेशन की, यानी कि हेलोजन का एटम अगर आपने बेंजीन के रिंग पे इंट्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन की जगह पे। तो रिएक्शन समरी में उसने कुछ चीजें लिखी हैं कि ये जो हेलोजिनेशन का अमल है इसमें अब ये लफ्ज बाकायदा उसने लिखा नहीं हुआ लीवस एसिड का, लेकिन इनको हम लीवस एसिड्स ही कहते हैं। तो लीवस एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। लीवस एसिड से मुराद मसलन जैसे फेरिक हैलाइड आप कह लें, जनरली हम उसको Fe(X3) कहते हैं, लेकिन अब इसमें X3 से मुराद क्लोरीन के 3 एटम भी हो सकते हैं, मतलब ये FeCl3 भी हो सकता है, FeBr3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरली हम कहते हैं Fex3। और इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इन सब को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं लीवस एसिड। आपने एसिड और बेस की मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। लीवस के नजरिए के मुताबिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं। तो इन तीनों मिसालों के अंदर ये आयरन का एटम जो है इस मिसाल में Fex3 में ये सेंटर में होता है और इर्द गिर्द 3x यानी कि हेलोजन के एटम लगे होते हैं। लेकिन आयरन के एटम का वैलेंस शेल जो है उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा कबूल करने की सलाहियत होती है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इसी तरह AlCl3 में एल्यूमिनियम सेंटर में होती है और इर्द गिर्द क्लोरीन के 3 एटम होते हैं, लिहाजा इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा कबूल कर सकता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और BF3 में बोरोन का जो एटम है उसमें भी इर्द गिर्द फ्लोरीन के 3 एटम लगे होते हैं साथ, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता होता है। इसलिए ये तीनों के अंदर जो मरकजी एटम होता है वो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता होता है, इसलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं और ये तारीफ की रूह से एसिड्स हैं, और इनको लीवस ने एसिड कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं, इसलिए इनके नाम पे लीवस एसिड्स इनको कहा जाता है। तो कोई लीवस एसिड जो है उसकी मौजूदगी में ये हेलोजिनेशन होनी है। अब आपको पता है हेलोजिन अमूमन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन 8th चैप्टर में भी ये चीज आपने पढ़ी है कि ब्रोमीन और क्लोरीन ही सबसे अच्छा रिएक्शन देते हैं। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जबकि आयोडीन का रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो यहां भी उसने उसी तरह की बातें की हैं कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन अगर आपने करनी हो, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना हो, तो वो बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन होता है और बड़ा सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन का रिएक्शन बड़ा विगोरस यानी शदीद होता है, और आयोडीन का रिएक्शन जो है वो चूंकि जैसे मैंने कहा कि बड़ा स्लो और रिवर्सिबल होता है, इसलिए उसमें पुअर यील्ड होती है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो बड़ी थोड़ी बनती। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म मुझे अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म सेम वही है जो आपने जनरल मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा था, इसलिए उसी मैकेनिज्म को आप दोबारा रिपीट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं दोबारा उस पर बात करके टाइम जो है वो नहीं वेस्ट करूंगा, आप उसी जनरल मैकेनिज्म को ही दोबारा रिपीट करके यहाँ पे बयान कर सकते हैं। अब उसने पहले डायरेक्ट इक्वेशंस स्टार्ट में दी हैं।
अब वो डायरेक्ट इक्वेशंस जो हैं वो मैं आपको वैसे ये लिखने का तरीका समझा देता हूं ताकि आपको रटा लगाने की जरूरत ना पड़े और आप खुद से ही इक्वेशन ऐसे बना लेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे समझें कि साइड पे हाइड्रोजन है। वैसे तो हर कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन मौजूद है रिंग के ऊपर, लेकिन मैंने ये एक हाइड्रोजन जरा वाजे करके लिख दिया ताकि आप समझ जाएं कि मैं यहाँ रिप्लेस करना चाहता हूँ हाइड्रोजन को। तो ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं फर्ज करूं कि इस बेंजीन की मैं ब्रोमिनेशन करूं, यानी इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करूं, आपकी बुक में वो Br2 लिखता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों ब्रोमीन के एटम जो है वो इस तरह अलग-अलग लिख रहा हूं। तो ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। अब एक ब्रोमीन यहां हाइड्रोजन के साथ मिलके HBr बना के निकल जाएगी, और ये जो दूसरी ब्रोमीन है ये हाइड्रोजन की जगह रिंग के ऊपर यहां रिप्लेस कर देगी उसको। तो समझ लें कि ये बेंजीन का रिंग और ये यहाँ पे ब्रोमीन का एटम हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, और ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ से HBr बन के निकल गए। बिल्कुल उसी तरह बेंजीन के रिंग पे यहाँ हाइड्रोजन है, और अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करूं तो समझ लें कि ये इतनी चीज यहाँ से HCl बन के निकल जाएगी, और ये क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो ये बेंजीन के रिंग पे यहाँ क्लोरीन आ गई, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके ये HCl बन के अलग हो गए। तो इस तरह ये आप डायरेक्ट इक्वेशंस को भी ऐसे लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे उसने जिक्र किया है कि अगर मिसाल के तौर पर बेंजीन के रिंग के साथ कोई ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, जैसे कि यहाँ आपके सामने ये मैंने मिथाइल ग्रुप को ऐसे करके लिखा है, तो ये समझ लें कि बेंजीन के रिंग पे अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी मिथाइल ग्रुप जो है। तो अगर इसी तरह अल्काइल बेंजीन कोई आपके पास हो और आप उसकी हेलोजिनेशन करें, तो उसमें जो हेलोजिनेशन होनी है वो फिर रिंग पे नहीं होती, बल्कि वो हेलोजिनेशन साइड पे लगे हुए अल्काइल ग्रुप पे हुआ करती है। यानी ये जो साइड पे अल्काइल ग्रुप है इसकी हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगी और उनकी जगह हेलोजन के एटम इंट्रोड्यूस होंगे। ये जो बाकी का रिंग है इसके साथ जो हाइड्रोजन्स हर कार्बन के साथ मौजूद है, यहां पे फिर हेलोजिनेशन नहीं होती अगर आप कोई अल्काइल बेंजीन रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। मसलन ये मिथाइल ग्रुप को ही मैंने ऐसे करके लिखा है, मिथाइल होता है ना CH3, तो उसकी दो हाइड्रोजन मैंने इकट्ठी कर दी हैं और एक हाइड्रोजन जरा अलग करके लिख दी है ताकि आपको पता हो कि यहां से अब हेलोजिनेशन होने लगी। तो अगर आप इसकी सपोज सनलाइट की मौजूदगी में वो कहता है क्लोरीनेशन करें, तो ये हाइड्रोजन और ये एक क्लोरीन ये यहां से HCl बन के निकल जाएगा, और ये जो दूसरा क्लोरीन का एटम है वो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो समझ लें कि रिंग के ऊपर ऐसे ये CH2 उसी तरह मौजूद रहेगा, और ये जो राइट साइड पे हाइड्रोजन थी इसकी जगह पे यहाँ क्लोरीन आ गई। तो ये पहली प्रोडक्ट बन गई जिसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन को छोड़ के बाकी ये सारा हिस्सा मॉलिक्यूल का ये जो पूरा है ये बेंजाइल ग्रुप है, CH2 और साथ ये रिंग, तो ये आगे क्लोरीन लगी हुई है, तो इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब ये समझें कि मीथाइल ग्रुप की एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गई है और उसकी जगह पे क्लोरीन लग गई है, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके इन्होंने यहां बना दिया HCl। अब यही बेंजाइल क्लोराइड जो है ये अगले मरले में इसकी एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। तो अब ये समझें कि एक हाइड्रोजन रह गई और एक इसके साथ यहां क्लोरीन लग चुकी। अब आप इसकी दोबारा फिर क्लोरीनेशन करेंगे तो ये फिर यहां से एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगी और दूसरी क्लोरीन यहां हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी। तो समझ लें कि अब मिथाइल की दो हाइड्रोजन्स उतर चुकी हैं और ये एक क्लोरीन तो ऑलरेडी लगी हुई थी उसके साथ, और एक क्लोरीन यहां पे और आ गई, और ये H और ये क्लोरीन मिलके इन्होंने फिर उसी तरह HCl बना दिए। तो मिथाइल ग्रुप की दो हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गई और उनकी जगह दो क्लोरीनें आ गई। अब यही फिर आगे थर्ड स्टेप में अब आप देखें जरा, अब ये जो दो क्लोरीनें आ चुकी हैं इनको मैं जरा ऐसे साइड पे लिखने लगा हूं, एक क्लोरीन ये एक ये, और हाइड्रोजन मैंने ऐसे करके लिख दी। और अब ये तीसरे स्टेप के अंदर जब फिर क्लोरीनेशन होगी तो ये फिर यहां से HCl बन के निकल जाएगा और ये क्लोरीन इस तीसरी हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगी। तो समझ लें कि ये कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन्स थी उनकी जगह पे ऐसे तीन क्लोरीन्स आ गई, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके उन्होंने HCl बना दिया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन उतरती जा रही है मिथाइल ग्रुप की, और एक एक क्लोरीन जो है वो उसकी जगह लेता जा रहा है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया। फिर ये जो इतना हिस्सा होता है CH और ये बेंजीन का रिंग सारा, इसको कहते हैं
अपना बेंजल, तो ये बेंजल क्लोराइड बन गया। और उसके बाद ये जो आखिरी सी और साथ ये बेंजीन का रिंग था, इसको कहते हैं बेंजो, तो ये बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ये बेंजल क्लोराइड था, वो बेंजाइल क्लोराइड था। तो ये इस तरह आपने इनके नाम जो है वो तरतीब के हिसाब से याद रखने। तो ये हो गया पहला रिएक्शन जिसमें उसने आपको हेलोजिनेशन समझाई है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर हाइड्रोजन की जगह हेलोजन का एटम कैसे रिप्लेस होता है, और अगर साइड चेन कोई मिथाइल ग्रुप इथाइल वगैरह लगाओ तो वहां पे भी हेलोजिनेशन हो सकती होती। इसी तरह जो दूसरी मिसाल है वो है नाइट्रेशन के हवाले से, कि बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, और ये प्रोसेस जो है वो नाइट्रेशन कहलाता है। तो उसने स्टार्ट में यही चीज लिखी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, कि नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन के रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाना, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे की जाएगी? वो कहता है नाइट्रेशन बेंजीन की होगी कि अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों को 1:1 की रेशो से आपस में मिक्स करें, यानी कि इक्विमोलर रेशो। अगर आपने 1 मोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है तो 1 मोल ही आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। तो ये आपने 1:1 की रेशो से इन दोनों को मिक्स करना है। 50 से 55 डिग्री जो है वो टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। ठीक है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड वो कहता है रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, और यहां से पहले एक पावरफुल जो अपना होता है इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेट होना है, जिसको NO2+ उसने कहा है ये। ठीक है जी। इसका नाम यहाँ पे बाकायदा नाइट्रोनियम आयन उसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन जो है वो यहां से जनरेट होगा, और इसने फिर आगे बेंजीन के रिंग पे अटैक करना है। अब इसमें स्टूडेंट्स उसने मैकेनिज्म जो है उसमें वाजे तौर पे बताया नहीं हुआ कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ से निकलता कैसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा यहाँ पे अलहदा से लिख के बता देता हूँ। बाकी तो फिर वही 2 स्टेप मैकेनिज्म है जो आपने पीछे जनरल स्टेप में भी देखा, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट होने का जो है ना तरीकाकार वो जरा समझाने लगा हूँ। असल में यहाँ पे अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रोल जो है वो एसिड वाला ही है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एज एसिड ही अमल करेगा, लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है इसने एज बेस अमल करना है। वो कैसे अमल करना है वो मैं आपको अभी जरा समझा देता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड एज एसिड अमल करने का क्या मतलब? एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव आयन दे, तो इसने अपना एक H पॉजिटिव आयन दे देना है, और बाकी ये पीछे HSO4- यानी बाइसल्फेट आयन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब चूंकि इसने प्रोटॉन दे दिया तो प्रोटॉन डोनर को ही हम एसिड कहते होते हैं साइंस की जुबान में, इसलिए ये एज एसिड अमल कर रहा है। अब अगले मरहले में ये जो एसिड है इसको नाइट्रिक एसिड ने एक्सेप्ट करना है। नाइट्रिक एसिड होता है ना HNO3, तो मैं आपको समझाने के लिए जरा नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखने लगा हूं HONO2। ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, लिहाजा इनमें से एक लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन को ऑक्सीजन ने अपने साथ मिलाना है। तो जब ये ऑक्सीजन इसको अपने साथ मिलाएगी तो समझ लें कि ये चीज बन जाएगी, ये HONO2 वैसे रहेगा, और इनमें से एक लोन पेयर यहां इस्तेमाल करके तो समझ लें कि ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को अपने साथ मिला लिया। अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म पढ़ते वक्त, क्योंकि आगे और भी मैकेनिज्म में ये चीज बार बार रिपीट होनी है कि जो भी अपने पास से लोन पेयर खर्च करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज खत्म होके जो इलेक्ट्रॉन उसने खर्च किए हैं वो उसको वापस मिले। ये पहला स्टेप मैंने आपको समझाया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में ये नाइट्रोनियम आयन अब यहां से कैसे जनरेट होगा वो अब आप जरा देख लें। तो ये यही चीज अब मैं दोबारा फिर लिखने लगा हूं HONO2, और ये यहां हाइड्रोजन उसने प्रोटॉन साथ मिला लिया था, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चूंकि ज्यादा है इसलिए ये पूरा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा ऑक्सीजन यहां से वापस खींच लेगी। चले थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं ताकि आप जरा आइडिया समझ सकें।
ये यहां से ये पूरा पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये पूरा पेयर ऑक्सीजन ने यहां से वापस खींच लेना है। और जब ये पूरा पेयर यहां से ऑक्सीजन वापस खींचेगी तो जरा गौर करें आप कि ये जो राइट साइड वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन है जहां पे बोर्ड मार्कर की टिप है इस वक्त, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन था जो शेयर हो रहा था, और ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना था। तो जब ये पूरा पेयर ऑक्सीजन ने यहां से वापस खींच लिया तो समझ लें कि ये नाइट्रोजन यहां से बगैर इलेक्ट्रॉन के निकली, तो लिहाजा ये NO2 अलग हो गया और उस पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहां से ले गई और ये इतनी चीज जो है वो यहां से वाटर की शक्ल में अलग हो गई। तो ये आप यहां से देख सकते हैं कि ये नाइट्रोनियम आयन अब पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जनरेट हो गया है और ये अब बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा और उसी तरह 2 स्टेप का मैकेनिज्म आगे चल पड़ेगा। अब आप जैसा कि पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये अब समझ लें कि बेंजीन का वही रिंग है और ये मैंने आपके सामने कार्बन्स ज़रा हाईलाइट करके लिख दी, हाइड्रोजन हर एक के साथ मौजूद होती है। तो अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो बतौर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आया और ये उसी तरह जैसे जनरल मैकेनिज्म आपने पढ़ा था कि इस पेयर की मदद से ये ऊपर वाली कार्बन जो है वो इसको अपने साथ मिला लेगी। तो ये समझ लें कि इस तरह ये कार्बन ऊपर वाली जो है उसने इस नाइट्रो ग्रुप को यहाँ अपने साथ मिला लिया और ये पूरा पेयर इलेक्ट्रॉनों का जो है वो उठा के यहाँ बाहर रख के तो नाइट्रो ग्रुप को अपने साथ जोड़ा गया। हाइड्रोजन यहाँ मौजूद थी, वो मैंने वाजे करके लिख दी, और सामने वाली कार्बन पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आना है, क्योंकि ये जब पूरा पेयर यहाँ से उठाया गया तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो था जहाँ बोर्ड मार्कर की टिप है ये असल में नीचे वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। तो जब ये पूरा पेयर बाहर निकाला गया तो नीचे वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन समझ लें कि चला गया, बाकी 2 बॉन्ड अपनी जगह उसी तरह। तो ये एक इंटरमीडिएट आपको पता है कि आयन बनता होता है। जिसने जनरल मैकेनिज्म ध्यान से पढ़ा है उसके लिए ये कोई ऐसा इशू नहीं। और अब ये अगले मरहले में फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होगी। डबल बॉन्ड उसी तरह अपनी जगह, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, सामने वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पूरा बॉन्ड दोबारा फिर अंदर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो बाइसल्फेट आयन था, ये बाइसल्फेट आयन जो है ये बतौर बेस अमल करेगा। इसके पास ये जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसकी मदद से इसने यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेना है और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है वो अंदर शिफ्ट करके रिंग जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो ये समझ लें कि रिंग मुकम्मल हो के तो ये तीसरा बॉन्ड यहाँ पे मुकम्मल हो गया, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है, हाइड्रोजन को बाइसल्फेट ने अपने साथ मिलाया तो ये HSO4 था तो ये बन गया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और ये आपके सामने नाइट्रोबेंजीन जो है ये मुकम्मल हो गई। तो ये आपके सामने 2 स्टेप मैकेनिज्म, और ये मैंने साइड पे नाइट्रोनियम आयन जनरेट करने का रिएक्शन जो है वो भी लिख दिया। अब उसने रिएक्शन के स्टार्ट में मैकेनिज्म से पहले डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो बयान की है, वो मैं डायरेक्ट इक्वेशन भी जरा साइड पे लिख दूं कि डायरेक्ट इक्वेशन सिंपली यही है कि ये समझ लें कि बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे थी हाइड्रोजन, तो नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, HNO3 था ना तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड को आप एरो पे लिख दें क्योंकि वो भी यूज तो होना ही है बीच में। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो HNO3 यही चीज है। तो समझ लें कि इतनी चीज यहां से ये वाटर बन गई और नाइट्रो ग्रुप इस हाइड्रोजन की जगह पे इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है जी, और साथ में ये वाटर बन गया। अब आप यहां से मतलब इसको समझ सकते हैं कि वाटर जो मैंने मैकेनिज्म में यहां पहले समझाया था ना, समझे वही वाटर है ये जो यहां पे अब आपको बनता नजर आ रहा है। तो ये होगी नाइट्रेशन। उसके बाद आगे है सल्फोनेशन, यानी कि बेंजीन के रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप का इंट्रोड्यूस किया जाना, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप हम इसको कहते हैं SO3H को, सॉरी SO3H, दिस इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो इसका बेंजीन के रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाना, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब वो कहता है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप बेंजीन के रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाना, इसको सल्फोनेशन कहते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन हैं कि या तो आप यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेशन के लिए, या फिर आप यूज कर सकते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी
इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के मिक्सचर को, H2SO4 प्लस SO3, और इसका दूसरा नाम जो है वो ओलियम भी होता है। ये फोर्थ चैप्टर के अंदर आखिर में आपको सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दी हुई है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए, उसमें भी ये जिक्र आएगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर है, इसको कहते हैं ओलियम। और इसको इकट्ठा करके लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H2, ये वाला सल्फर और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फर, ये हो गया S2, 4 ऑक्सीजन इसकी और 3 इसकी, तो ये हो गया 7 ऑक्सीजन। तो H2S2O7 भी इसको लिख सकते हैं, इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं। तो ये बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये सारी सेम ही चीज होती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई भी नाम जो है वो आप इसका ले सकते हैं। अब इसमें भी उसी तरह ही है, पहले उसने आपको जनरल इक्वेशंस दे दी हैं और देन उसके बाद मैकेनिज्म दिया है। मैं पहले आपको मैकेनिज्म समझा दूं, फिर जनरल इक्वेशंस की तरफ आएंगे। मैकेनिज्म में अब आपको वो बता रहा है कि किस तरह ये रिएक्शन जो है वो आगे चलेगा। तो मैकेनिज्म की रिएक्शन समरी जो उसने दी है उसमें वो बता रहा है जी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड अलोन इज यूज्ड, कि अगर फर्ज करें आपने रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ही किया है, ये ओलियम यूज नहीं किया, तो अगर आप अकेला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही सपोज यूज करते हैं तो फिर जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बतौर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस्तेमाल होता है। बाद स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज होते हैं कि जी इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज को कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो कह रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे इलेक्ट्रोफाइल है वो मैं आपको अभी इसमें बता देता हूं। पहले आप जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लें। इसमें एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बाकी तमाम रिएक्शंस के मुकाबले में। बाकी सब में 2-2 स्टेप के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, वो बहरहाल अब आप जरा देख लें। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें यूज होने, अब ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरह करके लिखने लगा हूं, अदरवाइज ये इस तरह उसने पूरा मैकेनिज्म यहां दिया नहीं है, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंड करने के लिए इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैं ऐसे लिखने लगा हूं। तो ये समझ लें कि मैंने आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ऐसे लहदा लिख दिए, ये भी H2SO4 और ये भी H2SO4। इससे आप जरा समझ जाएंगे कि इसमें अब ये समझ लें कि इतनी चीज यहां से सल्फर ट्राइऑक्साइड पैदा होगी। ये जो बॉन्ड बना हुआ था ये पूरा यहां से इसने खींच के HSO4- यानी कि बाइसल्फेट आयन यहां से जनरेट कर दिया, और ये OH और ये H, ये समझ लें कि इन्होंने मिलके बना दिया वाटर। लेकिन ये यहां से एक प्रोटॉन भी निकला, और प्रोटॉन चूंकि अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं उनमें से एक लोन पेयर की मदद से समझ लें कि ये प्रोटॉन वाटर ने अपने साथ मिला दिया और ये H2O की बजाय H3O बन गया, और चूंकि उसने लोन पेयर खर्च करके मिलाया इसलिए ये इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपने 20वीं दफा चीज देखी है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये समझ लें कि यहां से हाइड्रोनियम आयन जो है वो जनरेट हो गया। तो अब ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है ये मैं आपको जरा साइड पे इधर लिख के समझा देता हूं जी। एक चीज, सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो अगर आप खोल के लिखें तो ये ऐसे होता है। सल्फर एक वक्त में 6 तक बॉन्ड जो है वो बना सकती है, और इर्द गिर्द उसके ये 3 ऑक्सीजन इस तरह होंगी। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, इसलिए तमाम अतराफ से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचती, लिहाजा तीनों तरफ से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब चूंकि सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सल्फर अपनी नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक हो गई है, और इसकी वजह से अब इसको एज इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर किया जाता है। अब आगे उसी तरह जो मैकेनिज्म है वो हम आपको आगे मैं समझाता हूं। ये उसी तरह बेंजीन का रिंग हो गया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को अब मैं ऐसे ही आपके सामने लिखने लगा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये
सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से अब इसके ऊपर ये अटैक हो रहा है। तो ये ऊपर वाली कार्बन जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर के ऊपर अटैक करेगी और बेंजीन के रिंग के साथ ये सल्फर की तरफ से ही हमने इसको अटैच करना है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ज़रा यहाँ जगह कम है तो ये मिटा के तो मैं लिख के दिखा दूँ ज़रा जी। अब ये कार्बन ने सल्फर के साथ ही अपना बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। ये पूरा पेयर जो अंदर था ये वाला, इसको उठा के यहाँ बाहर रख के सल्फर के साथ अटैच कर लिया। अब ये दो तरफ से सल्फर का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ही रहेगा, जबकि किसी एक तरफ से ऑक्सीजन ने पेयर वापस खींच लेना। वो इसलिए कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सल्फर एक वक्त में 6 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम, तो 6 तो उसके यहाँ बने हुए थे। अब ये 7वां बॉन्ड समझ लें कि बनने की तैयारी हो रही है, जो इधर से इस पेयर की मदद से ये रिंग की कार्बन ने इसके साथ बनाना है। लेकिन 7 चूंकि हो नहीं सकते, इसलिए किसी एक तरफ से बॉन्ड ऑक्सीजन को खींचना पड़ेगा, चाहे इधर वाली खींच ले या इधर वाली खींच ले या इधर वाली खींच ले। सपोज मैं कहता हूं कि इसने ये पेयर यहां से वापस खींच लिया, तो ये दो तरफ से उसका डबल बॉन्ड ही रहेगा और ये तीसरी तरफ वाली ऑक्सीजन जो है उसने ये पूरा पेयर यहां से खींचा, यानी पूरा बॉन्ड खींचा और अपने ऊपर रख लिया और ये उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ रहता ही है और सामने वाली कार्बन पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है, क्योंकि ये पूरा पेयर जब यहां से उठा के बाहर रखा गया तो सामने वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाता है। सेकंड स्टेप में अब ये समझ लें कि प्रोडक्ट जो है वो बनने की तरफ जा रहा है। अब उसी तरह 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मौजूद हैं और एक ये माइनस चार्ज और ये हाइड्रोजन और नीचे वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो यहाँ पे आपने जब जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे अभी जो मैंने ऊपर मिटाया वो जब आपने देखा तो वहाँ पे ये HSO4 माइनस ये एक बेस के तौर पे मौजूद था, तो वही HSO4 माइनस जो है वो यहाँ से इस प्रोटॉन पे अटैक करके पिछले तमाम रिएक्शंस में भी ये बाइसल्फेट आयन ही बेस के तौर पे अमल करते हुए प्रोटॉन को निकालता है। तो अब ये यहाँ से निकालेगा और ये पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन का अंदर शिफ्ट होकर रिंग मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड पहले ही थे, तीसरा ये बन गया। तो ये 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के और तीसरा ये यहाँ से O माइनस और ये रिंग मुकम्मल हो गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये HSO4 ने प्रोटॉन यहाँ से निकाल लिया, तो ये बन गया H2SO4। अब तक आपने देखा कि पिछले तमाम रिएक्शंस के अंदर जब बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालती है तो प्रोटॉन निकलते ही रिंग मुकम्मल हो गए, प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है यानी मुकम्मल हो जाती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि ये अभी भी एक एनायन की शक्ल में है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी। तो लिहाजा इसमें अब एक स्टेप यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और वो एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि इसी तरह ये S डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड और ये O के ऊपर माइनस। अभी आपने यहाँ जनरल मैकेनिज्म जो ऊपर देखा उसमें ये बाइसल्फेट आयन के साथ हाइड्रोनियम आयन भी बनते देखा था, ये H3O+। अब यही हाइड्रोनियम आयन जो है ये अपना एक प्रोटॉन इसको वापस दे देगा। आपको पता है कि हाइड्रोनियम क्या था कि वाटर के पास ये जो 2 लोन पेयर थे उनकी मदद से उसने ये प्रोटॉन अपने साथ मिलाया था। तो समझ लें कि यही प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन ने यहां से रिटर्न कर देना है। तो ये एक प्रोटॉन जो है ये इस ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज की शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मौजूद है इसलिए ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगी। तो ये समझ लें कि S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये तो मौजूद है और ये जो O था इस O ने अपना ये ऊपर जो पेयर पड़ा है नेगेटिव चार्ज की शक्ल में वो यहाँ रख के तो प्रोटॉन अपने साथ मिला लिया और इस हाइड्रोनियम आयन में से समझें कि वाटर पीछे रह गया और जो तीसरा प्रोटॉन एक्स्ट्रा उस हाइड्रोनियम आयन ने अपने साथ मिलाया था वो उसने O को दे दिया और O ने यहाँ उसको अपने साथ मिला लिया। तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये इतना यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, तो ये इतनी चीज जो है ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है जो शुरू में मैंने आपको लिख के दिखाया था। इसी को इकट्ठा करके लिखें तो SO3H हम कहते हैं, तो ये SO3 और आगे H। तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप रिंग के ऊपर मुकम्मल हो गया और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब अगर आप इसको डायरेक्ट इक्वेशंस की शक्ल में
जैसे उसने पीछे बुक में भी दिया हुआ है, देखना चाहें तो डायरेक्ट इक्वेशंस की शक्ल में आप यूं समझ लें कि ये ऐसे ही हुआ है रिएक्शन, कि ये था बेंजीन का रिंग जो उसने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट इक्वेशंस में दो तरह की इक्वेशंस दी गई हैं, एक वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और एक उसने आपको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो इक्वेशन दी हुई है। तो समझ लें कि यहाँ हाइड्रोजन थी और जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसको हम ऐसे करके समझ लें कि लिख लेते हैं। तो H2SO4 को मैंने ऐसे करके लिख लिया आपको समझाने की खातिर। तो समझ लें कि इतनी चीज़ यहाँ से वाटर बन के निकल गई और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप इसकी जगह पे आ गया। तो समझ लें कि ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H और ये साथ यहाँ पे हमने वाटर लिख दिया। और दूसरा उसने वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड वाला दिया है, तो उसमें भी समझ लें कि जो रिएक्शन में हिस्सा है वो, जैसे आपने कहा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड ही देखा आपने कि वो सारा हिस्सा लेती है, और H2SO4 को उसने एरो पे लिख दिया। तो समझ लें कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और बाकी साथ जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो आपने मैकेनिज्म के अंदर देख ली। तो आप इस तरह इसको लिख के भी जो है वो डायरेक्ट इक्वेशंस की शक्ल में भी याद कर सकते हैं।